गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इसमें आपने स्रोत 1 और 2 पढ़ा होगा। स्रोत 2 में बताया गया है कि एक रिटायर्ड जो अफसर था अंग्रेजी सेना से, सीताराम पांडे, उनको जो रिटायरमेंट के बाद आदेश दिया गया कि वो जो है एक संस्मरण लिखे। संस्मरण का मतलब होता है कि उन्होंने जब तक वहाँ पर काम किया उसके बारे में वो कैसा अनुभव करते हैं, क्या है, वो लिखने के लिए कहा गया। वो क्या था उनका, फ्रॉम सिपाहीदार टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक, इस नाम से उनका संस्मरण जो है प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने ये सब लिखा था कि उन्होंने कैसा अनुभव किया, क्या किया। तो उस समय वहाँ पर जो रेजिमेंट थी, रेजिमेंट में नई राइफलें आई थी और नई राइफलों का इस्तेमाल करना सिपाहियों को जो है सिखाया जा रहा था। तो एक ऐसी अफवाह फैल गई कि इन नई राइफलों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, बंदूकों की नाल पर, राइफलों की नाल पर, जिसको सिपाहियों को मुंह से काटना था। तो ऐसी अफवाह फैलते ही जो है हिंदू और मुसलमान ही थे जो सिपाही थे भारतीय, उनमें जो है ये अफवाह फैलते ही उन्होंने उन राइफलों का उपयोग करने से मना कर दिया था। तो ऐसे में फिर अंग्रेज, जिन्होंने मना कर दिया उन पर अंग्रेज अफसरों ने अत्याचार किए थे। इस तरह का जो है ये बात इन्होंने सीताराम पांडे ने बताई थी अपने संस्मरण में। तो इनकी गतिविधि है कि सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं क्या थी। तो सीताराम और विष्णु भट्ट जो इसी में संस्मरण में ही है, विष्णु भट्ट भी पहले वाले संस्मरण में है, विष्णु भट्ट जो एक सिपाही से मिलते हैं। तो उनके अनुसार लोगों को अपने धर्म नष्ट होने की चिंता थी और लोगों को अंग्रेजों के अत्याचारों की चिंता थी। जैसे लोग, उन्होंने राइफलें इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया तो उससे उनका धर्म नष्ट हो रहा था। और उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे। तो देखो, सीताराम और विष्णु भट्ट की राय में शासकों ने और सिपाहियों ने क्या भूमिका निभाई कि शासक सिपाहियों के धर्म के नाम पर अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का रहे थे। अफवाह थी ना, वो थी, भड़का रहे थे तथा उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और सिपाही भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दूसरे सैनिकों को भड़का रहे थे तथा विद्रोह के लिए तैयार कर रहे थे। ये इन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि वो परेशान हो गए थे। शासक, सिपाही, सारे क्षेत्र जो भी थे, तो सभी अंग्रेजी शासन से परेशान हो गए थे और सब विद्रोह करना चाहते थे। तो विद्रोह कहाँ से हुआ? सैनिकों से। सैनिकों को भड़काया किसने? जो शासक वगैरह थे उन्होंने। और जैसे हमने पहले पढ़ा कि कुछ सैनिक थे वो गांवों के किसान परिवारों से भी संबंधित थे, तो किसान भी अंग्रेजी सरकार से परेशान थे। इस तरह से जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिक विद्रोह ही एक जन विद्रोह बना जिसको हमने 1857 की क्रांति कहा। तो देखो, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया। और सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? उन राइफल्स से ही। एनफील्ड नामक नई राइफलें थी वो। तो देखो, किताब खोल लो आप लोग भी। हाँ, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। देखो, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। देखो, शासक और प्रजा में कई बार संघर्ष हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जनता अपनी मांग अपने शासक के सामने रखती है और शासक को उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है। लेकिन जब वो संतुष्ट नहीं होती है जनता, और सबका दुख एक ही हो जाता है, सबका शत्रु एक ही हो जाता है, जैसे अंग्रेज सरकार जो है सभी भारतीयों की शत्रु हो गई थी, ऐसे में जनता को जो है आगे बढ़ना पड़ता है, पहलकदमी करना पड़ती है, यानी कि आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं और अपने आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। और यही हुआ 1857 की क्रांति। देखो,
भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई, कैसी कि जनता जो थी उत्तर भारत की अंग्रेज शासकों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी और वो उस शासन का विरोध करना चाहती थी। जैसे हमने पढ़ा ही था झांसी, अवध, कानपुर, इन सब का कि किस तरह से शासक परेशान थे। हमने पश्चिमी बंगाल में किसानों का पढ़ा था, कैसे किसान और जमींदार परेशान थे। आदिवासियों का पढ़ा, कैसे वो परेशान थे। यानी कोई भी क्षेत्र अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से मुक्त नहीं था, सभी परेशान थे। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। 100 साल बाद, ये 100 साल कौन से बेटा आपको याद आए होंगे। क्रांति कब हुई थी, विद्रोह कब किया लोगों ने, 1857 में। और 100 साल का मतलब कि अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ पर कब स्थापित हो गया था, 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद। तो 100 साल हो गए ना, 100 साल तक तो झेलते ही रहे थे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ये 100 साल हो गए 1757 से 1857 तक। तो 100 साल तक जो एक भारी विद्रोह से इनको जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई। मई में कब शुरू हुआ 1857 की क्रांति, मई 1857, 10 मई, ये डेट भी लिख लो आप, 10 मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू, अंडरलाइन करो इस पे भी, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से। मेरठ में बैरकपुर की छावनी। और मई के आगे आप 10 मई भी लिख सकते हो, मेरठ पे भी अंडरलाइन कर लो। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो कुछ लोग जो है इस 1857 की क्रांति को दुनिया भर का उपनिवेशवाद के खिलाफ, जैसे हमारा भारत उपनिवेश था वैसे जो है, और कई एशियाई देश भी जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। तो ये हमारी 1857 की क्रांति जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में जो है सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। सैनिक विद्रोह क्या होता है, देखो हमारे टॉपिक का नाम है ना सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। कि अपने जो अफसर है, अधिकारी है बड़े, उनका हुक्म नहीं मानते हैं, आदेश नहीं मानते हैं और इनकार कर देते हैं उनके आदेश की पालना करने को, तो उसको जो है सैनिक विद्रोह कहते हैं। और यही हुआ कि वो राइफलें जो आई थी उनका उपयोग करने के लिए सैनिकों ने मना कर दिया। जो भारतीय सैनिक अंग्रेज सेना में थे उन्होंने। देखो आगे, ये आपकी तस्वीर है, देखो चित्र 4। केवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश केवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। ये युद्ध पूरी रात चलता रहा, उसका सीन है ये युद्ध का। अब आप देखो मेरठ से दिल्ली तक कैसे क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से। 1800 याद रखोगे आप, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से। और कब से हुई, 10 मई से, 10 मई 1857 को। देखो कैसे अब मेरठ से दिल्ली तक जो है इसकी लहर कैसे पहुंची। देखो मेरठ में एक बैरकपुर की छावनी थी। छावनी किसको कहते हैं, जहाँ सैनिक रहते हैं उसको छावनी कहते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि एक ये जो राइफलें आई थी ना, एनफील्ड्स नामक जो नई राइफलें आई थी, जिनके लिए ये अफवाह फैल गई थी कि इनके नाल पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो भारतीय सैनिकों ने इनकार कर दिया। तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर अत्याचार किया। तो वहाँ पर बैरकपुर की छावनी में एक था सैनिक मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि जब सैनिकों पर अत्याचार हुआ तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों को गोली से उड़ा दिया। तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी, जिससे जो है वहाँ के सैनिक और ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने जो है अंग्रेज अफसरों को खूब मारा पीटा। और एक काल कोठरी थी उस जिसमें भारतीय सैनिक बंद थे, जिन्होंने राइफलों का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया, उनको वहाँ डाल दिया था जेल में। तो उस काल कोठरी के दरवाजे तोड़ दिए और अपने साथियों को तो निकाल लिया और अंग्रेज अफसर जो उनके थे उनको मार पीट कर उस काल कोठरी में बंद कर दिया। और वो वहाँ से मेरठ से सैनिक जो है नारे लगाते हुए
निकल गए और इस प्रकार से जो है क्रांति की शुरुआत हो गई। देखो क्या होता है, अंडरलाइन करो इस पे। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ये भी आपके प्रश्न बनेगा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 29 मार्च 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। जब मंगल पांडे को फांसी दी तो उससे जो है भड़क गए सैनिक और उन्होंने जो है फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। अब क्या हुआ, सैनिकों ने वो मंगल पांडे को फांसी दे दी, उससे वैसे ही भड़के हुए थे और उन्होंने जब मना कर दिया तो 85 सिपाहियों को तो नौकरी से निकाल दिया और 10-10 साल की सजा के देकर उनको जो है जेल में डाल दिया। ये 9 मई 1857 की बात है। तो इससे जो है सैनिक और ज़्यादा भड़क गए। अब क्या करते हैं देखो, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को, कब? 10 मई को ही सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को तो आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगी अंग्रेज़ों के लिए ही शब्द आया है, ये विदेशी, फिरंगी का मतलब होता है विदेशी। इस शब्द को उनको जब अंग्रेजों को फिरंगी कहते थे ना तो वो अपने अपमान के भाव से समझते थे, इसको अपमानित शब्द समझते थे। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। अंडरलाइन कर लो इस पे, मुगल बादशाह कौन थे उस समय? बहादुर शाह जफर द्वितीय, सेकंड बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में थे और मुगल सम्राट थे। तो इस तरह से क्रांति की शुरुआत होती है। आ गया होगा आपके समझ में। क्रांति, मंगल पांडे ने भी उन राइफलों का विरोध किया था, इसलिए उसको जो है फांसी पे लटका। उसने जो है विरोध किया तो उसे मना किया गया। तो उसने जिन अंग्रेज अधिकारियों ने इस पर अत्याचार किया तो मंगल पांडे ने उन अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया। इस अपराध में 29 मार्च 1857 को उसको फांसी पर लटका दिया और फिर विद्रोह बढ़ता गया। अब जो है 10 मई को मेरठ की जेल पर धावा बोल के भी मैंने आपको बताया। अब सिपाही क्या करते हैं मेरठ के कि अब अगर अंग्रेज, वो चाहते थे कि ये शासन, अंग्रेज शासन यहाँ से भाग जाए, लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेज भाग जाएंगे तो शासन कौन करेगा। तब मेरठ के सिपाहियों ने सोचा कि हम अपने देश का शासन हमारे देश के मुगल सम्राट बहादुर शाह के हाथों में सौंपना चाहते हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह को अपनी क्रांति का उन्होंने नेता बना लिया और मेरठ से कहाँ निकल गए? वो दिल्ली की ओर सैनिकों ने कूच कर लिया। वो दिल्ली जाने लगे और नारे लगाते हुए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारे लगा रहे थे मेरठ के सैनिक? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और वो किसको सम्राट बनाना चाह रहे थे? शासन किसके हाथ सौंपना चाह रहे थे? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों। अब देखो क्या करते हैं। अब सैनिक निकल गए मेरठ से नारे लगाते हुए कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बहादुर शाह से मिलना चाहते थे। बहादुर शाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ तैयार करने को नहीं थे। अब देखो सिपाही निकल गए मुंह अंधेरे ही, सुबह सुबह जब उजाला नहीं होता उससे पहले ही, और दिल्ली पहुंच गए। मुंह अंधेरे ही कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गई। एक सिपाहियों की टोली मेरठ से निकली जो दिल्ली पहुंच गई। अब वहां जाकर भी उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मारा और वहाँ के जो हथियार वगैरह थे अपने अंडर में ले लिए, गोला बारूद वगैरह, और अंग्रेजी इमारतें थी उनको आग लगा दी। अब वो जो है दिल्ली के लाल किले में रहते थे बादशाह, तो लाल किले के चारों तरफ जमा हो गए वो जो है
बहादुर शाह से मिलना चाहते थे, लेकिन बहादुर शाह जो थे वो अंग्रेज़ों की ताकत को जानते थे, तो यानी दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। वो अंग्रेज़ों का दो दो हाथ का मतलब मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो क्रांति जो सैनिक आए हैं उनका नेतृत्व करे, लेकिन सिपाही तो ज़बरदस्ती महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपनी क्रांति का नेता घोषित कर दिया। तो ये भी हमारी 1857 की क्रांति की असफलता का एक कारण रहा है कि जो हमारे नेता थे, नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व मन से नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही कमज़ोर पड़ जाते हैं कि नहीं वो सामने वाला हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसका जो है सफलता पर प्रभाव जरूर पड़ता है। और यही 1857 की क्रांति में हुआ। देखो, वो तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये बहादुर शाह जफर की तस्वीर है, मुगल बादशाह है ये, दिल्ली में। और अब क्रांति का नेतृत्व किसके हाथों आ गया ज़बरदस्ती? जब बहादुर शाह जफर के। बूढ़े बादशाह, वो बूढ़े भी थे, बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। उन्होंने ये कदम उठाया कि जो और रियासतों के शासक वगैरह थे, देश भर के मुखिया और शासक, उनको चिट्ठी लिखकर एकत्रित होने के लिए उन्होंने आह्वान किया और उसके अच्छे परिणाम निकले कि लोगों ने जो है एक साथ संगठित होकर सामना किया। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ये हम जानते हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले मुगल बादशाहों का ही शासक था। जैसे अकबर, जहांगीर था अकबर का पुत्र जहांगीर, उससे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के लिए जो है इजाज़त ली थी। उसके बाद जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक आए वो कमज़ोर शासक थे, इसलिए जो है यहाँ हमारे जो है कमज़ोर और हमारे राजाओं की आपसी फूट को देखकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में पाँव पसारने लग गई और आखिरकार हमारा शासक बन बैठी। तो अब उससे हमें आज़ाद होना जरूरी था। कि हम क्या लगते हैं ईस्ट इंडिया अंग्रेज़ों के, वो तो अपना स्वार्थ देख रहे थे यहाँ पर शासन करके, जब भी तो अत्याचार कर रहे थे, हमारा कुछ भी हित नहीं था उस शासन में भारतीयों का। तो देखो, अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। क्योंकि ये जो हमने पहले पढ़ा था कि जब मुगल बादशाह कमज़ोर हो गए तो छोटे छोटे रजवाड़े वगैरह वो अलग जाकर अपनी स्वतंत्र रियासत उन्होंने घोषित कर ली थी। लेकिन अब जो है अंग्रेजों के शासन से वो ऐसे भयभीत हो गए ब्रिटिश शासन के विस्तार से कि छोटी रियासतों को तो वो आसानी से मिला रहे थे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। तो अब उनको लगता था कि अगर मुगल बादशाह जो है भारत पर शासन करे तो हम उनके साथ मिलने को तैयार है। तभी तो उनके आह्वान पर भी एक हो गए थे। आगे देखो, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को ये घटना ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सैनिक इस तरह से जो है विद्रोह कर देंगे और ऐसे जो है मुगल बादशाह उनका नेतृत्व करेंगे। ये उम्मीद अंग्रेजों को नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। और यही भारतीय सैनिकों के साथ हुआ कि भारतीय सैनिक जब मुगल बादशाह के पास पहुँचे तो उन्होंने जो है उनका नेतृत्व करने की, चाहे ऊपर के मन से ही उन्होंने जो है सोचा नेतृत्व करने के लिए एक कदम बढ़ाया, लेकिन नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो वो भी आज़ादी चाहते थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों की ताकत को ज़्यादा मानते थे और उनको डर लगता था, भय था अंग्रेज़ों से, इसलिए उन्होंने जो है नेतृत्व थोड़ा मुश्किल से संभाला। लेकिन जब ऐसा हो गया और अन्य लोगों रियासतों के शासकों ने भी साथ दिया, ये अंग्रेज़ों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर कोई इस तरह से जो है रास्ता दिखाता है तो ऐसा होता है कि उत्साह और साहस बढ़ जाता है और हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है।
तो इस तरह से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट रहेगा आपका, बगावत फैलने लगी। अब बगावत देखो कैसे फैली कि दिल्ली चले गए सैनिक, बादशाह ने नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और अब रियासत जैसे उन्होंने जो है चिट्ठी लिखकर रियासतों के शासकों को भी साथ देने के लिए आह्वान किया था। तो संघ बनाया था, राज्यों का एक संघ बनाया था, तो कई रियासतें भी उनके साथ हो गई और अब बगावत जो है फैलने लगी। अब दिल्ली से जो है, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ और जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, उनको पता चला कि दिल्ली अपने हाथ से निकल गया, तो वो आग बबूला हो गए। लेकिन कुछ समय तक वो विद्रोह रुक गया, क्योंकि जैसे उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी बहादुर शाह ने, और चिट्ठियाँ जो है एक दूसरे के पास पहुँची, लोग तैयार हुए, तब तक जो है ये सिलसिला विद्रोह का थोड़ा सा क्या हो गया, रुका। लेकिन जैसे ही तो ये खबर जो है फैली लोगों में, और लोगों ने जो लोग विद्रोह के लिए तैयार हुए और ये सिलसिला, विद्रोह का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। फिर तो जैसे अवध है, कानपुर है, झांसी है, ये सारे, लखनऊ, दिल्ली, ये सभी जो है विद्रोह इस क्रांति में कूद पड़े। तो इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि बगावत कैसे पूरे भारत में फैली।